हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत। इसी क्रम में आज यहाँ पर इस बुक का जो है अंतिम अध्याय है, यानी अध्याय 10वां है। यहाँ पर हम विकास की चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में जो विकास के आयाम हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर विकास का जो पैमाना हमने सोच रखा है कि मान लीजिए हम विकास को हमेशा आर्थिक समृद्धि दर के रूप में देखते हैं, क्या वो सही है। तो इन सब बातों पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई है। यहाँ पर एक क्लास का सीन दिया गया है, यानी एक विद्यालय का सीन दिया गया है। और विद्यालय अपनी हर साल एक वार्षिक पत्रिका निकालता है, यानी वार्षिक पत्रिका में जिसमें कई सारे विषय होते हैं, आलेख होते हैं, कविताएं वगैरह होती हैं, सब पूरा संग्रह होता है। और ये जो पत्रिका तैयार करने की जो जिम्मेदारी है ये अपने छात्रों में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये यहाँ पर जो क्लास टीचर हैं इनका विभाजन कर देते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन से छात्रों को लिखना है। यहाँ पर सिचुएशन ये दी गई है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है क्रिकेट में रुचि रखने वाला है और वो उसे क्रिकेट से हटकर कोई और विषय मिल जाए जिस पर उसे लिखना हो, और वहीं यहाँ पर जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया गया है वह नाटक लिखने में उत्सुक हो, यानी कि जो क्रिकेट का जो जिम्मा लिखने को दिया गया है, यानी क्रिकेट के ऊपर लिखने को जिसे दिया गया है छात्र को, वो किसी और विषय में इंटरेस्ट हो। तो ऐसे करके यहाँ पर ये सब हमने रख दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने यानी कि जो विषय जिस विषय में पारंगत था वो उस विषय में ना लिखकर किसी और विषय में लिख रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पर वही होगा कि भाई यहाँ पर एंड में अनेक असहमतियां होती हैं और आखिर में सारे वाद विवाद के बाद एक कार्यक्रम उभरता है और इस पर हर कोई यहाँ पर सहमत हो जाता है। यहाँ पर एंड में आपको सोचने में एक बात कही गई है, क्या यहाँ पर कोई बच्चा जिसे मान लीजिए क्रिकेट में रुचि है, अब उसे यहाँ पर किसी और टॉपिक पे लिखने को दे दिया जाए, क्या वो बेहतर लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कोई बच्चा जो नाटक लिखना चाह रहा था, आपने कह दिया क्रिकेट के ऊपर आप पूरा निबंध लिखिए, क्रिकेट के ऊपर अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्या लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। एक बच्चा जो कार्टून तैयार करने में, कार्टून बनाने में एक्सपर्ट है, अब आप कार्टून बनाने की जगह उसे कुछ और दे देते हैं तो क्या वो अपना काम कर पाएगा बखूबी तौर पर? नहीं कर पाएगा, यानी यकीन मानिए नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एंड में एक बात यहाँ पे लिखी गई है, जैसे यहाँ पर एक बात बताई गई है कि किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी ये बातें तय करना वैसे ही है जैसे छात्रों के लिए यह तय करना कि वे किस तरह की पत्रिका चाहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर पत्रिका तो एक ही है, अब पत्रिका के बारे में सबकी राय अपनी अलग अलग है। कोई चाहता था कि भाई हम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो क्रिकेट पर पत्रिका निकले, कोई चाहता था कि हम इससे जुड़े हुए हैं तो इस पर पत्रिका निकले। तो वैसे ही हमारा विकास का मॉडल है, यानी कि विकास के मॉडल में विकास का अर्थ जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए कुछ लाभार्थी हो सकता है विकास का अर्थ, दूसरे व्यक्ति के लिए लाभ वाला नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी क्या है यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सबको पता है आपके लिए 4G नेटवर्क होना एक बिल्कुल विकास का मुद्दा है। यानी आपके गांव में 4G नेटवर्क होगा तो आप पढ़ पाएंगे, अपनी यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे, या फिर और अपनी जो क्लास 11th की तैयारी वो कर पाएंगे। आपके लिए एक विकास का मुद्दा क्या है कि भाई 4G नेटवर्क हमारे गांव में है तो विकास का मुद्दा है। क्या एक किसान, यानी ये मान लीजिए किसान है, एक कृषक है जो अपनी जमीन पर जो फसलें उगाता है, क्या उसका 4G से कोई लेना देना है? उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए 4G हो या ना हो उसे कोई लेना देना नहीं। उसे तो ये मतलब है हमारे जो खेत के लिए हमें जो खाद चाहिए वो खाद हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए कोऑपरेटिव बैंक से, और भी जो हमें सामग्री चाहिए उसके लिए हमें लोन वगैरह मिल जाए, उसका 4G से लेना देना कुछ भी नहीं है। यानी उसके अर्थ में क्या है, उसके अर्थ में विकास का अर्थ क्या है, उसके किसान के अर्थ में विकास का अर्थ ये है कि उसके लिए सरकार जो बेहतर से बेहतर परियोजनाएं लेकर आए, बेहतर से बेहतर जो है उसे और सारे लाभ के संसाधन उपलब्ध करवाए ताकि उसकी जो पैदावार बढ़ सके, ठीक है, कर्ज वगैरह से राहत मिले, उसके लिए विकास का अर्थ ये है। आपके लिए विकास का अर्थ क्या हुआ? आपके लिए विकास का अर्थ ये है कि भाई नेटवर्क पहुंच जाए, यानी हमारा नेटवर्क पहुंच जाएगा, हम वहां पढ़ सकेंगे। यानी हर किसी के लिए आप ये देख रहे हैं कि विकास का अलग अलग मायना है, हर किसी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग है। यानी एक व्यक्ति विकास जो है अपना कंप्यूटर में, अपना विकास इंटरनेट में खोज रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसान है वो विकास किस में खोज रहा है, यानी उसकी फसल का उचित दाम मिले, ये उसके लिए विकास है। आप समझ रहे हैं? यानी एक व्यक्ति विकास की अवधारणा ये रख रहा है कि कंप्यूटर होने चाहिए, इंटरनेट हाई स्पीड का होना चाहिए, उसके लिए विकास ये हो सकता है। लेकिन एक किसान ये सोच रहा है कि हम जो फसल उगा रहे हैं उसका प्रॉपर वे में हमें दाम मिले, उसका जो हमें वास्तव में हमारी जो वहां पर कीमत लग रही है उससे बढ़कर हमें दाम मिले, तो उसके लिए विकास का अर्थ ये है। यानी कि अंतर है, ऑब्वियस सी बात है, विकास की अवधारणा में अंतर है। तो कोई भी देश ये कैसे निर्धारित करेगा कि भाई विकास के पैमाने में या विकास में
सभी को यहाँ पर आ जाएंगे, यानी सभी लोग इस दायरे में आ जाएंगे, विकास की अवधारणा वाले दायरे में आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है किसी लोकतांत्रिक देश की सरकारों पर कि वो विकास का कौन सा मॉडल अपनाते हैं, जिससे कि आपका गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति और अपर से अपर क्लास का व्यक्ति सभी लोग उस दायरे में आ जाएं, कोई हाशिए पर ना छूटे। ठीक है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। यानी आप समझ लीजिए, विकास का जो वास्तव में विकास का निगमन या विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट देखती है कि भाई समाज की भलाई के लिए कौन सी योजनाएं परियोजनाएं बेटर हैं, जिससे कि भाई यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई हैं कि भाई सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पर विकास शब्द अपने में एक व्यापक अर्थ रखता है। यहाँ पे उन्नति है, प्रगति है, कल्याण है, बेहतर जीवन है, ये सब इनका विचारों का वाहक है। इन विकास में हम उन्नति देखते हैं, प्रगति देखते हैं, लगातार कल्याण देखते हैं, यानी मानव जीवन का कल्याण सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और बेहतर जीवन देखते हैं। यानी ये विकास की यहाँ पर हम सोच यानी अर्थ रखते हैं। वास्तव में विकास का जो अर्थ है वो वास्तव में इसी अर्थ में प्रयोग होना चाहिए विकास। लेकिन बहुत बार क्या होता है, विकास शब्द का प्रयोग केवल और केवल आर्थिक विकास की दर को नापने में रह जाता है। यानी हम केवल और केवल ये मान लेते हैं कि आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण जैसे ये संकीर्ण अर्थों में जो है, इसको जो है संकीर्ण का मतलब होता है वो छोटे अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कोई समाज जो है आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है तो वो विकास है। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, ये क्या है, विकास की दौड़ में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम तरह के उद्योग धंधे स्थापित हैं। लेकिन जब वहीं इसके दूसरी ओर देखेंगे, आप स्लम एरिया यहाँ पर तैनात है, स्लम एरिया में लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, तो आप फिर विकास को कहाँ ले जाएंगे? आप समझ रहे हैं बात? यानी कि एक ओर तो आप देख रहे हैं कि भाई ऊंची ऊंची जो है बहुमंजिला इमारतें बनी हैं, चमकती दमकते गलियारे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक शहर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा है, टाट पट्टी में वाली इलाके में लोग रह रहे हैं। तो ये क्या है? तो वास्तव में विकास में हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। विकास में हम कोई भी व्यक्ति हाशिए पर ना छूटे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विकास के बारे में हम सबको व्यापक नजरिया रखने की जरूरत है। वास्तव में विकास का काम समाज के व्यापक नजरिए के अनुसार नहीं होता है हमेशा, यानी कि हमेशा यहाँ पर विकास को एक संकीर्ण अर्थ में ही हम लोग रखते हैं और अक्सर सरकारों ने इसी अर्थ में रखा है। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कैसे करके हमें फैसले लेने हैं लोगों के विकास के ऊपर कि भाई विकास जो है आयामी विकास हो, यानी मल्टी डायमेंशन विकास हो, जिसमें कि सभी लोग शामिल हो सकें। ये हमारे लिए यहाँ पर एक समग्र चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विकास की चुनौतियाँ। वास्तव में विकास की चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर विकास की अवधारणा ने सबसे पहले 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बताया गया है कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो औपनिवेशिक देश थे, इनको औपनिवेशों से राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन जब तक इन्हें आज़ादी मिल पाई तब तक संसाधनों में के अभाव में देश कंगाल हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स या फिर और औपनिवेशक शासक जो थे यहाँ से सब कुछ लूट ले गए हैं। इसलिए इनका जो जीवन स्तर था वो ऑब्वियस सी बात है निम्न हो गया था। शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, ये सब सुविधाएं वहाँ पे बहुत कम थी। यानी कि ये अक्सर विकसित या विकासशील देश कहे जाते थे, और इनका मुकाबला अगर पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों से देखा जाए तो इनसे अमेरिका वगैरह से मुकाबला होता था, जिनकी तुलना में वाकई में बहुत ज़्यादा निम्न थे ये। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर इनका जो दंश है, यानी उपनिवेशवाद का जो दंश है, कि उपनिवेशवाद के दौरान आपने देखा था किस तरह से संसाधनों को लूटा गया, तो उनका दंश इन लोगों ने एक लंबे समय तक झेला है। तो इनका तर्क यही था कि पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन ने उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने फायदे के लिए किया। सही बात यही है। यानी कि सभी जितने देश थे, जितने पिछड़े हुए देश थे जो उपनिवेशिक शासकों से आज़ाद हुए, उनका तर्क यही था कि हम लोग पिछड़े हुए क्यों हैं? पिछड़े हुए इसलिए हैं ताकि आप लोगों ने हमारा शोषण किया है, हमारे संसाधन को यहाँ से लूट ले गए हैं और अपनी जेबें भरी हैं। हकीकत यही है। चाहे भारत के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में देख लीजिए, उपनिवेशक शासकों ने यही किया है। शुरुआती दिनों में उन्होंने यही किया है कि सारे संसाधन यहाँ से ले गए हैं, और यही रीजन ये रहा है कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास का एक खाका खींचने में हमें बहुत कठिनाई हुई। शुरुआत में कठिनाई आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ खेती पूरी तरह से बर्बाद की। खेती बर्बाद होने का रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स की नीतियाँ। ब्रिटिशर्स ने जो अपना विकास का मॉडल अपनाया था, विकास का अपना मॉडल लेके चले थे, उस मॉडल में हमारा किसान दूर दूर तक शामिल नहीं था। किसान का शोषण ही शोषण हो रहा था। तो क्या वास्तव में विकास हम कर पाते? नहीं कर पाते। तो उसी का दंश हम झेल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब ये जो अवधारणाएं लोगों के प्रति थी, लोगों की वो यानी विकास की अवधारणा विगत वर्षों में बदली भी हैं। आरंभिक वर्षों में सभी देशों ने, यानी मोस्टली जो जितने भी देश उपनिवेशी शासन से आज़ादी पाई, उन सभी ने यहाँ पर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में इन्होंने
सबसे पहले इनके विकास का लक्ष्य क्या था कि पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर इन्होंने जोर दिया है। यानी हम लोगों ने भी आपकी सेकंड पंचवर्षीय जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही है उसमें हमने भी हैवी मशीनरी जो है यानी भारी उद्योग भारी उपक्रम के ऊपर बल दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें भी शुरुआत में यानी हमारे देश को भी शुरुआत में लगता था कि हमें आर्थिक संपन्नता हासिल करनी है ताकि पश्चिमी देशों का मुकाबला कर पाए। ठीक है, तो यहां पे बताया गया विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा, आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना में यही सब चीजें निर्धारित की थी। अब यहां पर ये सब जो बदलाव हैं ये सब किसके माध्यम से सक्षम है? यानी जो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो राज सत्ता के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश की जो सरकार है यानी लोकतांत्रिक सरकार है वही तय करती है कि हमें करना क्या है देश में, हमें देश में परिवर्तन कैसे लाना है, कैसे देश को चलाना है। तो हमारे देश में जब तत्कालीन सरकार जब बनी थी तो उसका लक्ष्य यही था, सबसे पहले लक्ष्य यही था कि हमारे देश में अनाज यानी खाद्यान्न में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। शुरुआत की पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद होगी, और याद नहीं है तो भूगोल की किताब उठा के देख लीजिए या भूगोल के नोट्स उठा के देख लीजिए, मैंने वहां पढ़ाया भी है। तो वहां पे शुरुआत में हमारे जो नीति निर्माता थे उनका मानना यही था कि सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर खाद्यान्न में आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है ताकि हमें अमेरिका जैसे या कनाडा जैसे देशों का मुंह ताकना ना पड़े, मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना पहला लक्ष्य पूरा किया। दूसरी बात यह थी कि शुरुआत में वास्तव में अगर हम यहाँ पर बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं अगर नहीं लेकर आते तो यहाँ पर हम जो आज बड़े बड़े संयंत्र देख रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर नहीं आ पाते, ये सब स्थापित नहीं आ पाते। यानी कि शुरुआत में हमने भारत में विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला बनाई हमने, जिसमें भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्र स्थापित किए, खनन उद्योग को बढ़ावा दिया, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करवाई ताकि हमारे कृषि तकनीकों में सुधार लेकर आए, यानी कृषि में उन्नति हो, जहाँ पर कृषि आगे बढ़े। तो ये सब चीजें हुई। यानी शुरुआत में हमने बहुआयामी रणनीति बनाई। बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशन, यानी कि विभिन्न विभिन्न आयामों से, जैसे मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के 3 आयाम होते हैं इस तरह से। तो मल्टी डायमेंशन विकास की अवधारणा में ही होता है कि हमारा हर तबका कवर हो जाए। यानी मान लीजिए एक तरफ जो है लोअर क्लास है, एक तरफ जो है यहाँ पर मिडिल क्लास है और एक तरफ अपर क्लास है। तो ये तीनों क्लास के जो उद्देश्य हैं, तीनों क्लास की जो आकांक्षाएं हैं वो सबकी पूर्ति हो जाए। यानी जो गरीब तबका है जो चाह रहा है उसकी भी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, मिडिल क्लास जो चाह रहा है उसकी भी आकांक्षाओं की पूर्ति हो और अपर क्लास की भी पूर्ति हो। तो इस तरह का हम यहाँ पर बहुआयामी रणनीति बनाई और हमने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल के जरिए ये सब चीजें अपने देश में करवाई। यानी शुरुआत में हमारे नीति निर्माताओं का लक्ष्य यही था, कहना यही था कि हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के जरिए जो हमारी संपन्नता होगी वो धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिसकर पहुंचेगी। यानी कि छन कर, आपने सुना भी होगा वर्तमान में जो तत्कालीन गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने आलोचना भी की है कि पहले लक्ष्य ये रखा गया था कि छनकर पहुंच जाएगा, लेकिन तब की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आज बेशक राजनीतिक मुद्दा ये रहता है, आप सुना होगा, आपने टीवी वगैरह में देखते होंगे डिबेट में कि पहले की नीति निर्माताओं ने ये रखा था कि छनकर पहुंच जाएगा। तो देखिए उस समय कोई विकल्प भी नहीं था, उस समय सीधा सीधा विकल्प भी नहीं था कि छनकर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब तो देखिए तब ना बैंक सिस्टम इतना ज़्यादा हमारा डेवलप था, ना ही ये लोग, आज आप देख रहे हैं कि भाई पेटीएम चल रहा है, भीम ऐप चल रहा है, ये ऐप चल रहे हैं, वो ऐप चल रहे हैं, जिनसे एक सेकंड में हमें पता चल जाती डिटेल। तब ऐसा सिस्टम नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ था आप सभी को पता है क्या हालत है। तो तब की तुलना आज से करना व्यर्थ है। यानी कुछ लोग, जैसे आपने देखा वो कुछ राजनेता लगातार टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई तब ये रखा गया छनकर पहुंचेगा। छनकर पहुंचने का लक्ष्य इसलिए रखा गया था कि उस समय सबको पता था कि भाई जो तत्कालीन जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर आपकी भारतीय जनता है उसको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश भी नया नया आजाद हुआ था। देश ने 1947 का विभाजन झेला था, लाखों की संख्या में लोग मरे भी थे, उसमें रक्तपात भी झेला था। इसके बावजूद भी देश जो उठकर खड़ा हो रहा था। तो उसमें यही लक्ष्य रखा गया था कि हमारे यहाँ जैसे संपन्नता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों को यहाँ पर उन सबका लाभ मिलता जाएगा, यानी समाज के निचले तबके तक को लाभ मिल जाएगा। हमने शुरुआत में यही रखा था। और ऐसे में हमने यहाँ पर तमाम तरह के, देखो यहाँ पर हमने नवीनतम तकनीकों के लिए हमने आईआईटी की स्थापना करवाई, नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करवाए। यानी कि हमारा यह विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक प्रगतिशील बनाएगी और उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। तो इसके लिए हमने तमाम तरह के प्रयास किए, यानी हमने तमाम संस्थान वगैरह खोले। लक्ष्य सबका एक ही था कि हमें जो आर्थिक संपन्नता और आर्थिक संपन्नता से क्या होगा, मानव भी संपन्न होगा, यानी हमारा समाज भी संपन्न होगा। ये मॉडल अपनाया। लेकिन क्योंकि ये मॉडल आपने देखा, इस मॉडल का लाभ जो जैसा एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, यानी अपेक्षाएं लगाई गई थी कि सबको यहाँ पे लाभ मिलेगा, इसका लाभ सबको नहीं मिला। कुछ चुनिंदा जो है यहाँ पे चुनिंदा लोगों को इसका लाभ मिला और बाद बाकी लोग हाशिए पर रह गए। तो इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि भाई शुरुआत में मॉडल अपनाया, उसका लाभ सबको नहीं मिला।
तो आप लोग एक बात तो ये बात तो जानते होंगे कि देखिए कोई भी योजना आती है, कोई भी परियोजना आती है, योजना आती है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अपना तरीका निकालती है, तो लोग उसमें लूप होल्स पहले ही ढूंढ लेते हैं। लूप होल्स का मतलब आप जानते हैं, यानी कि कहाँ पर छेद है, कहाँ इस यानी कि जो योजना लाई जा रही है उसमें छेद कहाँ पर है, आप समझ रहे हैं। यानी कि छेद का मतलब यानी कि इसमें धांधली कहाँ करें, ये भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है। आप चाहे कोई गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए, लोग अब पहले से रास्ता निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ पर इसमें हमें यहाँ पे धांधली करनी है, ये करना है। तो यही नीति लोगों की जो लोगों की सोच पहले भी रही, और इसी वजह से जो परियोजनाएं लाई गई। देखिए गवर्नमेंट कभी कोई गवर्नमेंट बुरी नहीं हुई है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने अपना जो है प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया है, गवर्नमेंट बुरी नहीं होती है। वास्तव में जो नीति निर्माता है वो तो ये सोचते हैं कि भाई रुपया पहुंच जाएगा, लेकिन वो जब 100 रुपये वहां से चलते हैं तो चलते चलते आप देखते हैं कि नीचे लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 5 रुपये रह जाते हैं, यानी 95 रुपये बीच में ही गायब हो जाते हैं। यानी ये हाल रहता है। यानी कि शुरुआत में आपने देखा होगा यही हाल रहता था शुरुआत में। अब तो ये है इंटरनेट के साधन है, हम तत्काल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तकनीक अगर और उन्नत होगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में इस मॉडल की आलोचना भी हुई। आलोचना क्यों हुई? आलोचना करने का रीजन ये था कि ये मॉडल जो था काफी महंगा साबित हुआ। महंगा ऐसे साबित हुआ जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने हैवी जो आपके उपक्रम है, यानी भारी उद्योगों वाले उपक्रम है, इनको लगाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए हमें लोन लेना पड़ा, इसके लिए हमें कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज लेने की वजह से क्या था, वित्तीय लागत बहुत ज्यादा आई और हम दीर्घकाल के लिए कर्ज में दब गए। आपने देखा भी होगा, हमने तमाम संयंत्र, हमने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो है स्थापित करवाए हैं, विभिन्न देशों के सहयोग से स्थापित करवाए हैं। तो सहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ऐसे थोड़ी ना है कि आप किसी देश को फ्री में सहायता दे दोगे, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। रसिया के सहयोग से हमने, फ्रांस के सहयोग से स्थापित करवाए, अमेरिका के सहयोग से कुछ प्लांट स्थापित करवाए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इन देशों ने अपने आप मुफ्त में दे दिया होगा कि हाँ भाई करवा, आप स्थापित कर लीजिए, कुछ तो लिया होगा। तो इन सब के चलते हम जो है कर्ज में डूब गए। यानी हमने जो शुरुआत में विकास का जो मॉडल अपनाया, विकास आर्थिक विकास पर आर्थिक संपन्न होने का मॉडल अपनाया, उस वजह से कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कर्ज में डूबते चले गए और इस बात की आलोचना भी की गई हमारी। ठीक है, अब जैसे अफ्रीका के बारे में बताया गया, अफ्रीका में भी यही हुआ था। अफ्रीका में भी शुरुआत में उन्होंने कर्ज ले लेकर बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी, लेकिन एक कंडीशन ये आई कि कर्ज से उभर ही नहीं पाए और वो और ज्यादा दरिद्र होते चले गए, और ज्यादा जो दरिद्रता जो उन्होंने भुगतनी पड़ी। अब यहां बताई गई है विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। समाज को विकास की कीमत क्या चुकानी पड़ी वो भी आप सुन लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक डैम स्थापित हुआ है, यानी हमें कहीं एक बड़ा सा डैम स्थापित करवाना है। तो डैम स्थापित करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की जो भूमियाँ हैं, यानी जमीनें जहाँ पे खेती हो रही थी, वो उस जगह अब जो है डैम बनाया जाएगा तो पूरी जमीन जो है जलमग्न हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो गाँव हैं उन्हें विस्थापित करना पड़ेगा, वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ उन्हें विस्थापित करना पड़ेगा। जब वो जनजातियाँ विस्थापित होंगी, ऑब्वियस सी बात है अपना उनका जो कल्चर होगा, यानी जो उनकी संस्कृति होगी, कल्चर होगा, वो नई जगह जाने पर उनका नाश हो जाएगा। यानी वो सब अपनी जीवन पद्धति, अपना जो है कल्चर वगैरह सब खो बैठेंगे। साथ ही साथ अपने जो आय के साधन है, आय के साधनों को भी, आजीविका के साधनों को भी गंवा देंगे। तो ये केवल एक डैम के बनने में नहीं हुआ है, लगभग जितने भी भारत में बड़े बड़े डैम बने हैं उन सब में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो जनजातियां वगैरह होती हैं या फिर जो निम्न तबके के लोग होते हैं, सरकार उनका प्रबंध नहीं करती है। कागजों में तो कह दिया जाता है कि भाई हम प्रबंध कर देंगे, विस्थापित करवाएंगे, ये है वो है, लेकिन हकीकत से आप भी वाकिफ हैं। हम पिछले ही कक्षाओं में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे यहाँ तमाम जो परियोजनाएं स्थापित हुई उनमें जो जनजातियां विस्थापित हुई, जनजातियों को विस्थापित होने की वजह से ये हुआ कि जनजाति जो सदियों से अपना पैतृक पेशा अपनाए हुए थी, आज शहरों में उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। आप समझ रहे हैं आप, और मजदूरी करने की वजह से जनजातियों के अपने पारंपरिक जो कल्चर था वो नष्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पे पैराग्राफ में बताई गई है कि एक बहुउद्देशीय परियोजना लगाने में किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे भाई एग्जाम्पल वही दिया गया, नर्मदा बचाओ अभियान, यानी कि इसमें सरदार सरोवर पर जो परियोजना जो थी, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो किस पे चला था, सरदार सरोवर डैम जो बनकर अभी तैयार हुआ है वो आपको पता ही होगा। इसके समर्थकों का दावा ये था कि इससे बिजली पैदा होगी, सिंचाई में मदद मिलेगी, इसके अलावा जो पेयजल की संकट है वो भी दूर होगा। लेकिन यहाँ पर जमीन के जो है, यहाँ पर जमीन का लगभग जमीन का डूबने की, इसको बनने के तैयार होने की वजह से जमीन डूब गई, और जमीन डूबने से तमाम लोगों की आजीविका छिन गई। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा, और विस्थापित जो लोग हुए उनमें जनजाति वाले लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, यानी उनके हक की आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, विकास की एक बड़ी कीमत, एक भारी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ी। यानी हम लोगों ने तो ये तो मान लिया कि भाई लाइट बनेगी, वहाँ पर बिजली बनेगी, हमारे खेतों को तक पानी आएगा, लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें चलेंगी उनका क्या?
उन्हें कुछ मिल पाया मुआवजा या नहीं मिल पाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुआवजा भी मिल गया तो उनके रहने की, रोजगार की व्यवस्था की गई या नहीं की गई। अब देखिए होता क्या है, तमाम बार जो इन सब चीज़ों के समर्थक जो होते हैं, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के समर्थक होते हैं, उनका कहना होता है कि मुआवजा दे दिया सरकार ने, भाई मुआवजा दे दिया कि आपकी ज़मीन है तो ज़मीन पर आपको 2 लाख रुपए दे दिए, मुआवजा मिल गया। तो आप ये बताइए 2 लाख रुपए से कितने दिन तक खाएगा वो? पहली बात ये 2 लाख रुपए से अब हर कोई व्यक्ति, जैसे कह दिया जाता है कि क्या बिजनेस खोल लेंगे, ये कर लेंगे, बिजनेस ऐसे नहीं चल जाते हैं। जो व्यक्ति मान लो सालों से खेती कर रहा हो, उसका पेट पालन अपनी खेत से हो रहा हो, अब उसकी जमीन छीनकर आप उसे 2 लाख रुपए पकड़ा दें कि भाई 2 लाख रुपए में आपकी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए है केवल, और आप 2 लाख पकड़ा दें, कितने दिन खाएगा वो? यानी ऑब्वियस सी बात है, कंगाल होता चला जाएगा। तो यही इन सब परियोजनाओं के साथ होता है। सरकार इनसे जमीन जो ले लेती है उसके बदले में पैसा देती है, वो पैसा वास्तव में आप खुद सोचिए कि हमारा जब रोजगार का प्रॉपर साधन होगा तो रोजगार हम आजीवन कमाएंगे उस रोजगार से, लेकिन जब वो रोजगार छीनकर हमें कोई पैसा पकड़ा दिया जाएगा, क्या पैसा हमेशा चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही होता है कि ये लोग जो विस्थापित किए जाते हैं, इन्हें जो मदद वगैरह दी जाती है, वो मदद देने के बावजूद भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं गरीबी में, कंगाली में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़े। अब देखिए विकास की अगली कीमत है पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा नुकसान हमें किसको हुआ है? कि पर्यावरण को हुआ है। और पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसका जो परिणाम है वो आपको विस्थापित लोग ही नहीं झेल रहे हैं, बल्कि पूरी आबादी महसूस कर रही है। इसका सबसे उत्कृष्ट नमूना अगर आपको कहें, उत्कृष्ट ही बोलूंगा मैं, ये दिल्ली है। दिल्ली सबसे अच्छा नमूना है पर्यावरण का। ठीक है, यानी विकास आप दिल्ली में देख रहे हो, विकास लगातार इमारतें बनती जा रही हैं, फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी आपने तो सुना होगा, अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि जैसे ही वहां पर अक्टूबर का लास्ट का महीना स्टार्ट होता है, पूरी दिल्ली का दम घुटने लगता है। दम क्यों घुटने लगता है? रीजन है वहां पर पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हवा चलती नहीं है, तो वहां पर धूल के कण जो होते हैं, पॉल्यूशन के जो कण होते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और ऐसे करके वहां पर घना कोहरा छा जाता है, जहरीला कोहरा छा जाता है, जिसमें दमा और भी तरह की बीमारियां पनपती हैं, और लोग वहां पर घुट घुट कर मरने को, वहां पर तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं। यानी दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की लाइफ ज़्यादा नहीं है। जो दिल्ली में कोई, दिल्ली जैसे महानगर में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, औसत लाइफ वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही बात है भाई, रोजगार के साधन नहीं है, लोगों के सामने मजबूरी है। हर कोई जो है अंधी दौड़, विकास की अंधी दौड़ में, भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली में काम मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, उसे 2 वक्त की रोटी की टेंशन है, उसे अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है व्यक्ति को। तो ये हाल दिल्ली का है। यानी विकास, दिल्ली में विकास अच्छा खासा हुआ, लेकिन उसकी कीमत पूरी दिल्ली भुगत रही है। जरा सी कहीं पर आप देखते होंगे, कहीं आग लग जाए, दिल्ली वाले पहले दम घुटने लगता है उनका। तो रीजन यही है, क्योंकि वहां पे विकास का जो मॉडल अपनाया है हमने, पर्यावरण का उसमें बिल्कुल 1% भी ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो दिल्ली आपके सामने एक एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल इस बात का। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में जो सुनामी आई 2004 में, 2004 की आपको सुनामी तो याद होगी। 2004 में जो सुनामी आई थी वो तो आप सभी को याद होगी कि 2004 में सुनामी क्यों आई थी। आई इसलिए थी, यहाँ पर जो तटीय वन थे, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के आसपास के देशों में तटीय वन थे, उनको नष्ट कर दिया गया था। यानी वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने के लिए, बड़े बड़े पोर्ट बनाने, यानी बड़े बड़े पोर्ट बनाने के लिए हमने वहाँ पर जो वाणिज्यिक वन, जो तटीय वन थे, उन्हें नष्ट कर दिया। क्योंकि तटीय वन जो होते थे वो ये सब चीज़ें रोकते थे, यानी बाढ़ वगैरह, सुनामी वगैरह, इन सब का प्रकोप रोक लेते थे। अब ये बनी हटा दिए गए, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे संरचनाएं बनी हुई थी, संरचनाओं से टकराई बाढ़, तो उसकी वजह से क्या हुआ, भारी संख्या में जान माल की हानि हुई। वैसे ही हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते क्या हो रहा है, आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। ऐसे में हमारे बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले देश हैं, ये तो डूब ही जाएंगे, तमाम तरह के आइलैंड डूब जाएंगे, ये हकीकत है। लेकिन हमारा ध्यान इन सब पे बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये पता है हमें आगे कैसे बढ़ना है और हम पैसा कैसे कमाएं। यानी सभी का ध्यान मोस्टली, और खास करके विकसित हो या विकासशील हो, सभी का ध्यान इसी ओर है कि हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनना है। पर्यावरण के प्रति हम लोग सचेत बिल्कुल भी नहीं है। और खास करके तमाम जो आप देखते होंगे ट्रीटी वगैरह, ये सब सम्मेलन वगैरह, ये सब सम्मेलन केवल क्या है, ये विकासशील देशों पर थोपे जाते हैं कि भाई विकासशील देशों को ये करना है, कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अमेरिका जैसे देश, रसिया जैसे देश, जब इनके ऊपर आके गाज गिरती नहीं है तो ये अपने आप कहते हैं नहीं, हम किसी उसको नहीं मानते, हम तो साइड में हो जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर यही हुआ था कि भाई अमेरिका ने कहा नहीं, हम कार्बन उत्सर्जन वगैरह को हम नहीं मानते, हम इससे बाहर हो रहे हैं। तो बड़े देश हमेशा जो अपनी जो गलतियां हैं वो हमेशा ऐसे विकासशील देशों के ऊपर थोप देते हैं, खुद उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा, तमाम बार आर्टिकल वगैरह छपते भी हैं, दैनिक जागरण वगैरह में आपने पढ़े भी होंगे आर्टिकल, कि बड़े देश नहीं मानते हैं, केवल इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है। यानी बड़े देशों में सबसे ज्यादा नुकसान जो पर्यावरण को है, ये बड़े जो विकसित देश बने बैठे हैं इन नहीं पहुंचाया है। यानी हम लोगों ने इतना नहीं पहुंचाया जितना इन लोगों ने पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कीमत हम सभी को उठानी पड़ रही है। यानी कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पारिस्थितिक संकट से हम बुरी तरह से प्रभावित होंगे। यानी वायु प्रदूषण
अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अमीरों के फेफड़े भी खराब होंगे, गरीबों के भी खराब होंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। वहीं बताया गया है कि भाई नदियाँ तालाब वगैरह सूखने से क्या होगा, भूमिगत जल स्तर गिरेगा, यानी कि जो लेडीज वगैरह हैं पानी के लिए उन्हें ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। तमाम तरह के वन जो है ये नष्ट हो रहे हैं, तो जड़ी बूटी आहार वगैरह जो यानी कि जंगलों पर जो लोग डिपेंड थे, जंगली संसाधनों से अपना गुजारा कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। ये सब चीज़ बताई गई है। साथ ही साथ हम जो विकास के मॉडल में अभी हम ऊर्जा को और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ऊर्जा के उपयोग पर हम बहुत अच्छी तरह से निर्भर हैं यहाँ पे। तो बताया गया है कि हमारा जो ऊर्जा है अधिकांश कोयला पेट्रोलियम स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, जो कि एक बार यानी पुनः प्राप्त करना जो है इन्हें संभव नहीं है, यानी कि एक बार ही यूज हो सकते हैं और पुनः ये बनते भी हैं तो लाखों सालों की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम कैसे संरक्षित करें, कैसे हम विकास को यहाँ पर संरक्षित करें ताकि विकास जो है हर किसी को और हर स्तर पर एक समान लाभ पहुंचाए, किसी स्तर को ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी भी स्तर पर ये नुकसान ना पहुंचाए। हमें ऐसे विकास का मॉडल अपना के चलना है। यहाँ पर आपके सामने वो संभावित खतरे जो हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग कही गई है विकास का मूल्यांकन। तो विकास का मूल्यांकन अगर हम देखें तो वास्तव में विकास का असर जो सभी देशों में यहाँ पर निगेटिव असर ही पड़ा है, यानी पॉजिटिव नहीं पड़ा है। यानी कि यहाँ पर कुछ देशों ने तो यहाँ पर आर्थिक उन्नति बढ़ाकर गरीबी हटाने में कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन असमानताएं यहाँ पर गंभीर है। यानी कि यहाँ भी हमने अक्सर सुनते हैं कि भाई अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो रीजन है उनके पीछे, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होने का रीजन ये है जो हमारे संसाधन है, संसाधनों का जो वितरण है वो वितरण एक समान नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई किसी देश की उन्नति की दर ऊंची हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसका लाभ सबको समान रूप से मिल जाए। यानी कि जीडीपी अच्छा खासा होना ये मतलब नहीं है कि देश समृद्ध होगा। समझ लीजिए, हमने जब आपका पढ़ा रहे थे, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर भी बताया था कि किसी देश का भारी भरकम जीडीपी होना, भारी भरकम इकोनॉमी होना, ये सूचक नहीं है कि देश उन्नत होगा, देश समृद्ध होगा, लोग खुशहाल होंगे। ये बिल्कुल सूचक नहीं है। यानी आर्थिक वृद्धि दर जो हमारी है, हमारे समाज की समृद्धि का सूचक नहीं हो सकता है। वो एक आर्थिक विकास का एक पैमाना तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक विकास का पैमाना नहीं है। और वास्तव में हम जो है, हमें जो अपने विकास के मॉडल में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास से ज़्यादा लोगों के सामाजिक विकास, लोगों को जीवन की गुणवत्ता वगैरह, इन सब के बारे में फोकस करना है। ठीक है, यानी हमें आर्थिक विकास के लक्ष्य से ज़्यादा इन सब पर फोकस करना है और इन सब को लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको बताया गया होगा आपका जो मानव विकास संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्य यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी मानव विकास प्रतिवेदन। तो यहाँ पर इस प्रतिवेदन में जो है आर्थिक विकास को ना लेकर साक्षरता है, शैक्षिक स्तर है, आयु संभावितता है, मातृ मृत्यु दर है, इन जैसे सामाजिक संकेतों का प्रयोग किया गया है और इन सबको मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है, यानी मानव विकास सूचकांक बनाया गया है। आप देखते हैं हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी भी किया जाता है, जिसमें सभी देशों को उनका जैसे जैसे निष्पादन के अकॉर्डिंग उसे अंक दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर आपको पूरा पैमाना वो पता है। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वाले को टॉप पर रहते हैं देश। तो ऐसे करके देखा है, यानी हमारे जो विकास का पैमाना है वो हमारी आर्थिक वृद्धि दर नहीं है। आप समझ लीजिए, ये मोस्टली हमारा इंपॉर्टेंट है सामाजिक लक्ष्य, क्योंकि हमारा समाज ही अगर उन्नत नहीं हो पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर मतलब क्या हुआ विकास का। यानी कि मान लीजिए समाज में हमारे किसी एक के पास अच्छा खासा धन है और 100 लोग यानी 1000 लोग ऐसे ही बैठे हैं, 1000 लोगों के पास खाने को भी नहीं है, तो क्या वो विकास माना जाएगा? नहीं। यानी हमारे यहाँ तभी विकास माना जाएगा कि समाज के जब 1001 लोग जो हैं यहाँ पे समृद्ध हों, खुशहाल हों, उन सभी को बुनियादी सेवाएं मिलें, जो कि एक व्यक्ति जो अपने धन के दम पर ले रहा है उन सभी 1000 व्यक्तियों को भी वही सुविधाएं मिलें, तब हमारा समाज जो है आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से समृद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि बुनियादी चीज़ों में हमारी जो है आहार है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, आश्रय, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरतें हैं, तो इनकी पूर्ति होना चाहिए। यानी हमारे विकास का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भाई बुनियादी आवश्यकता पे आधारित दृष्टिकोण हमारा हो। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीज़ें जो बताई गई हैं। इससे क्या होगा कि बुनियादी जरूरतों की जब पूर्ति होगी तो इसके बगैर, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बगैर हम व्यक्ति के गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर बुनियादी जरूरतें किसी व्यक्ति को नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति गरिमामयी जीवन नहीं गुजार पाएगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान की जो बेसिक नीड है वो सभी को प्रोवाइड करवाई जाए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही कहा गया है।
यानी हमारा आर्थिक विकास पर फोकस ना देकर हम सामाजिक विकास यानी सामाजिक सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करें और समाज का हम ज़्यादा ध्यान रखें। आर्थिक विकास का तो ये हो सकता है कोई एक व्यक्ति यहाँ पे समृद्ध हो जाए, लेकिन समाज में ये होगा कि पूरा समाज आगे बढ़ना चाहिए, कोई एक व्यक्ति पीछे ना रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब देखिए एक कहानी बताई गई है, ये कहानी है केनसारो बीवा। केनसारो बीवा की कहानी है। कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और कहानी का अगर मैं सारांश आपको समझाऊं तो सारांश ये है कि भाई मान लेते हैं आप सभी का, जो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आपके घर में आपको पता चल जाए कि आपके घर में कोई व्यक्ति आके ये कहे कि आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है, आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, ये व्यक्ति आके ये कहे और खजाने के नाम पे सरकार जाके जो है गवर्नमेंट जाके आपके घर को कब्जा कर ले, आपके घर को अपने अधीन कर ले और बिल्कुल घर को जो है तहस नहस कर दे, उखाड़ फेंक दे, और उसका लाभ आपको 1% आपको लाभ जो है उसके मालिक को 1% ना मिले, गवर्नमेंट पूरा लाभ ले जाए, पूरी कंपनियां फैक्ट्रियां जो भी वहां पर हैं ये सब आपके घर से सब निकाल ले जाए और आपको उसका 1% ना मिले। तो यही कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो आपको कैसा लगेगा? तो यही 1950 में एक कहानी है। नाइजीरिया में एक जगह है ओगोनी प्रांत, यहाँ पे तेल पाया गया, यानी क्रूड ऑयल यहाँ पे पाया गया, कच्चा तेल, पेट्रोलियम वाला। तो यहाँ पर जल्दी आर्थिक वृद्धि, बड़े बड़े व्यापार के दावेदार, ओगोनी के चारों ओर इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र बिछाए, पर्यावरणीय समस्याओं और भ्रष्टाचार का हमने यहाँ पे घना जाल बन दिया, यानी हमने यहाँ पे बड़े बड़े फर्में स्थापित हो गई। राजनीतिज्ञों ने पहले से ही, यानी कि यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला, यहाँ के राजनीतिज्ञों ने पहले ही बांट दिया कि ये फलानी फैक्ट्री यहाँ पे उपक्रम लगाएगी, फलानी फैक्ट्री ये करेगी वो करेगी। अब होता क्या है कि वही जो कहानी ऊपर दी गई है कि भाई आपके घर में से आपको साइड में कर दिया जाए, पूरा घर तोड़ दिया जाए, किसके लिए? खजाने के लिए, और बाहर वाले सब निकाल ले जाएं, यानी गवर्नमेंट के जो भी उपक्रम वाले हैं, गवर्नमेंट के जो भी टेंडर वगैरह वाले हैं, ठीक है, ये सब निकाल ले जाएं। आपको कैसा लगेगा? तो वही यहाँ पर ये हुआ कि भाई ये ओगोनी प्रांत वाले लोग थे, ये तो देखते रह गए और यहाँ से सारा जो ये सब है इन्होंने तहस नहस कर दिया और पूरा निकाल के ले गए यहाँ से। तो यहाँ पर ये केनसारो बीवा है, ये ओगोनी वासी हैं और ये 1980 में वहाँ पर एक अच्छी खासे लेखक, पत्रकार, टेलीविजन निर्माता रहे हैं वहाँ पर ये। तो यहाँ पर इन्होंने यही देखा कि तेल और गैस के उद्योग ने गरीब ओगोनी किसानों के पैरों के नीचे से जो खजाना है उसको निकाल लिया, जमीन को प्रदूषित कर दिया है, किसानों को बेघर कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं शोषण जो है बहुत अच्छा खासा किया है केवल खजाने के नाम पर। यानी लोगों को तो आश्वासन तो दे दिया कि आपके यहाँ खजाना है, ये है वो है, हम आर्थिक रूप से यहाँ पे आर्थिक संसाधन से आप संपन्न हैं, ये है वो है, लेकिन इनका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला, सब गवर्नमेंट निकाल लेगी। गवर्नमेंट के जो यहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो मिलिज भगत वाले थे वो सब निकाल ले गए। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट एक स्टार्ट किया 1990 में। यहाँ पर जो केनसारो बीवा हैं इन्होंने जमीनी समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन को एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। इन्होंने इसको नाम दिया मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल, यानी ओगोनी लोगों के लिए अस्तित्व के लिए आंदोलन। ठीक है, आंदोलन बहुत ज़्यादा असरदार रहा। 1993 में ओगोनी से यहाँ पर कंपनियों को, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जिन्होंने अपने संयंत्र स्थापित किए, यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन नाइजीरिया की गवर्नमेंट को कीमत भी चुकानी पड़ी। यहाँ नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा और केनसारो बीवा को एक झूठे केस में फंसा दिया और एंड में जाके यहाँ पर न्यायाधिकरण ने केनसारो बीवा को फांसी की सजा भी सुनाई। अब चूंकि नाइजीरिया गवर्नमेंट इस वजह से नाराज थी कि उसकी जो मित्र कंपनी थी सेल कंपनी का नाम सुना होगा, सेल रिम्यूला करके आपने ऑयल आता है शेल, ठीक है, तो शेल कंपनी जो थी ये बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ से भाग गई थी, इसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को लॉस हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आंदोलन के प्रणेता थे, आंदोलन को चलाने वाले थे, उस व्यक्ति पर ही यहाँ पर केस ठोंक दिया और केस ठोंक कर क्या किया, उसको एक झूठे कत्ल केस में फंसा दिया। एंड में एक उसे जो है फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। सभी तरह पूरी दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस बात की अवहेलना की, बार बार विरोध भी किया कि फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी गलत है, लेकिन नाइजीरिया के शासकों ने क्या किया, सभी विश्वव्यापी विरोध को एक साइड में रख दिया और 1995 में केनसारो बीवा को फांसी पर चढ़ा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक आंदोलनकर्ता को कुचल दिया जाता है, सब कुछ होने के बावजूद, यानी मानवाधिकार संगठन वगैरह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ है, फिर भी कुचल दिया गया। क्यों? केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए। ये आप भी सोच लीजिए, ये नाइजीरिया की कहानी नहीं है, हर देश का यही हाल है। अपने देश में भी उठा के देख लें, हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आप अपने देश का देखिए। जिस झारखंड को, यानी कि अब झारखंड अभी बना है, 20 साल पहले बिहारी था, पूर्व में बिहारी था वो, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा संपन्नता हासिल थी, कोल राजधानी कहा जाता था, ठीक है, कोयला की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आज उस जगह का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यानी वास्तव में जो वहाँ के मूल बासिंदे हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। झरिया को देख लीजिए आप,
यानी ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, झरिया को देख लीजिए पूरा धधक रहा है नीचे से, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंपनियां अपने फायदे के लिए निकालती जा रही कोयला, और नतीजा ये है कि वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, वहाँ पे कई लोग मारे गए हैं, कई लोग जो हैं तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। जादूगोड़ा की खाने देख लीजिए जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है देश में। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, तमाम ये चला रहे हैं, लेकिन जादू घोड़ा का आपको अगर हकीकत मालूम पड़ जाएगी बड़ा दुख होगा। कभी आप टाइम मिले तो जादू घोड़ा के बारे में आप यूट्यूब पर देखिए कि किस तरह से वहाँ पे रेडिएशन ने लोगों में को जो है अपंग बना दिया है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं शारीरिक अपंगता देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी खनन बंद नहीं है, खनन लगातार होता जा रहा है। यानी कि संसाधन कोई और निकाल रहा है, लेकर कोई और जा रहा है, लेकिन कीमत किसी और को चुकानी पड़ रही है, और यहाँ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यही हम सब चीज़ देखते हैं, और ये अक्सर हर देश में यही होता है। यानी गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सरकार एक बार डिसाइड कर लेती है, कोई भी सरकार आए वो डिसाइड कर लेती है हमें ये चाहिए तो चाहिए, गरीब लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो जाती हैं, बड़े बड़े संयंत्र लग जाते हैं, लेकिन विरोध करने वाले विरोध करते रह जाते हैं, विरोध दब भी जाता है एंड में आते आते। और ऐसे लोगों जो विरोध करते हैं बाद में देखते हैं अंत में आकर अपनी लाइफ यानी जीवन लीला समाप्ति हो जाती है इनकी। तो आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखना हो तो अपने देश के जहाँ जहाँ आपके जो संसाधन है उन इलाकों को देख लीजिए, वहाँ के लोगों को देख लीजिए। इन सरकार ने दावे बड़े बड़े किए थे कि आपके घर में ये सब चीज़ें हैं, वो हैं, संसाधन है, आप बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत उन्हीं जगहों की खराब है, सबसे ज़्यादा जीवन स्तर उन्हीं जगह के लोगों का खराब है। तो यहाँ पर सवाल किसी एक जिस से नहीं पूछने का है, सवाल सभी सरकारों से पूछने का है कि वास्तव में जो आपने विकास का जो पैमाना तय कर दिया, विकास के लिए आप जो मॉडल बनाया, उसकी कीमत एक गरीब जनता को क्यों चुकानी पड़े। यानी संसाधन हमारे हाथ में है, संसाधन हमारे घर में है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे सब निकाल ले जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है विकास की वैकल्पिक अवधारणा। वैकल्पिक का मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि एक ऑप्शन लेके चलें कि भाई हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और मानवीय विकास भी हो जाए। हमने जो पहले मॉडल अपनाया उसमें हमने ये देखा कि हमने जो विकास की नीतियां पहले अपनाई उनकी कीमत जो थी आपके लोगों को चुकानी पड़ी और पर्यावरण को भी चुकानी पड़ी। साथ ही साथ यहाँ पर उसका फायदा जो था वो असमान रूप से हुआ, यानी फायदा वितरण वगैरह वो सब असमान रूप से हुआ। हर देश ने क्या किया, विकास की जो ऊपर से नीचे की रणनीतियां अपनाई। ऊपर से नीचे का मतलब ये था कि ऊपर के लोगों ने मिलकर नीतियां बनाई, नीचे के लोगों को पता ही नहीं था कि बन क्या रहा है हमारे लिए। यानी कि यहाँ पर ऊपर के लोगों में अधिकारी वर्ग शामिल था, नौकरशाही शामिल थी, उच्चतर स्तर के लोग शामिल थे। उन्होंने नीचे के लोगों के लिए योजनाएं बना दी। अब निचले लोगों की क्या हालत है इसका सही अर्थ इन्हें पता ही नहीं था कि भाई सिचुएशन क्या है उनकी, किस स्तर पर लोग हैं, वो कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उन्हें तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है उनसे, उनका पता ही नहीं होता है। यानी कि जो डाउन टू यानी कि कहा जाए यानी कि बॉटम टू टॉप जो ऊपर से नीचे वाली अप्रोच थी वाली, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली जो अप्रोच थी, टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच जो थी, ठीक है, तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि निचले तबके वाले जो व्यक्ति थे उन्हें पता ही नहीं चल पाया, ना उनकी समस्याओं का निदान किया गया। यानी ऊपर वाले लोगों ने जैसी योजना बना दी उन्हें वैसे ही मानना पड़ा। ठीक है, वर्तमान गवर्नमेंट जो आई हमारे देश में, आपको पता हुआ 2014 से सत्ता परिवर्तन हुआ। 2014 के बाद जो है आपकी जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने लगातार यही कहा कि भाई अब यहाँ पर टॉप टू बॉटम नहीं चलेगा, अब ऊपर से नीचे जाएगा। यानी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, अब नीचे से ऊपर चलेगी। ठीक है, यानी हम सबसे पहले निचला तबका देख के चलेंगे कि निचले तबके के लोगों का क्या कहना है। सरकार प्रयास करती है, अब फायदा कितना मिले वो तो वक्त बताता है। ठीक है, तो अब वर्तमान सरकार यही कह रही है कि अब हम ऊपर से नीचे वाली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अब नीचे से ऊपर है। निचले लोगों की क्या जो जरूरतें हैं, निचले लोग किस तरह से क्या चाह रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो ये वाली जो यहाँ पर बात निकल के आई, तो यहाँ पर हमें टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबके वैकल्पिक तरीके सोचने के लिए हमें मजबूर किया गया। यानी यहाँ पर ये बात, इस बात की आलोचना जो की गई कि ऊपर से नीचे का जो मॉडल बनाया गया उसमें वास्तव में निचले लोगों को लाभ मिल ही नहीं पा रहा है, और ऐसे करके तानाशाही, लोकतंत्र में भी तानाशाही चल रही है। तो यहाँ पर इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर किया गया कि हमें न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के लिए कुछ हमें वैकल्पिक तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि विकास का मुद्दा आगे बढ़े। हम इस प्रक्रिया में हमने जो है फिर अधिकार, समानता, आज़ादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए। यानी कि हमारी किसी परियोजना में भागीदारी के लिए, विकास में भागीदारी के लिए जरूरी है हमें अधिकारों का जानकारी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए और लोकतंत्र का रोल होना चाहिए। यानी कि ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हमें लोकतंत्र के भीतर ही मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह अधिकारों के दावे। अब अधिकारों के दावे में हम क्या कहते हैं, यानी आपको पता होगा
हमारे संविधान का आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार, यहाँ पे आजीविका का अधिकार भी शामिल किया गया है। हम पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, आपने देखा भी था, यानी इसी किताब में ही एक जगह आया था टॉपिक कि मान लेते हैं कि जो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन्हें अगर हटा दिया जाता है, हटाने से ये होगा कि आजीविका खत्म हो जाएगी। आजीविका खत्म होने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो जीवन के अधिकार की इसका हनन होगा। तो ऐसे करके झुग्गी झोपड़ी हटाने से रोक दी थी हाई कोर्ट ने, रोक लगा दी थी, वो आपने देखा भी था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकार यही है कि आजीविका का, कि हम यहाँ पर कोई भी ऐसी परियोजना न लेकर आए जिससे कि लोगों को आजीविका खोनी पड़े, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने से हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों का संसाधनों पर नैसर्गिक यानी जन्मजात अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, और उन्हें उस अधिकार से वंचित ना किया जाए, यानी कि जो लोग जहाँ जहाँ इलाके में जहाँ से बिलोंग करते हैं और जहाँ जहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, सबसे पहले हकदार वही लोग हैं जिनके घरों में संसाधन पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी आपके घर में मान लीजिए कोई संसाधन है तो सबसे पहले हक आपका बनता है, बाद में गवर्नमेंट का। बेशक गवर्नमेंट ये कहे कि हम अपने नियंत्रण में ले लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ % हिस्सा तो आपको भी देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके घर में मिली है, आपकी प्रॉपर्टी में मिली है। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे संविधान में हमारे तमाम नीति निर्माताओं ने इस बात पर बार बार फोकस किया, तमाम आंदोलन खड़े हुए, और उन आंदोलनों के फलस्वरूप आपने देखा होगा, आपने जब पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी में मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, आदिवासियों वाला, जनजाति वाले लोगों के बारे में पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि बहुत सारी परियोजनाओं के लिए जहाँ जहाँ पर जनजातीय इलाके में लगाई जाती हैं परियोजनाएं, तो उनका कुछ हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाता है, ताकि ये लोग जो है पूरी तरह से आजीविका से वंचित ना हों। क्योंकि ये जो संसाधन है ये नैसर्गिक संसाधन है, यानी कि जन्मजात रूप से इनके संसाधन हैं, यहीं पर ये लोग पले बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, तो इन संसाधनों से इन्हें पहले वंचित ना किया जाए। तो ये सब चीज़ों का इलाज लोकतंत्र में ही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये जो संसाधन है, यानी क्या ये स्थानीय, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही निकल के आता है, क्या स्थानीय समुदाय के हैं, किन के हैं संसाधन। तो इनके लिए हमारे संविधान में ये काम कर दिया गया है कि ऐसे संसाधन जहाँ पर किसी जनजाति वगैरह रह रही हो, या तो जनजाति के लोगों का भी हक वहाँ पे दिया जाए। तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं, टेंडर वगैरह वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खनन वगैरह वाले पट्टे उठते हैं, तो उन खनन वगैरह के पट्टे में भी जो जनजाति वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। चाहे राजस्थान का आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मार्बल निकाला जाता है, चाहे आप अन्य जगहों को देख लीजिए, वहाँ पर अब जनजाति के लोगों से भी कहा जाता है कि आप भी इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक है, आप भी इन्वॉल्व हो जाइए। क्यों? क्योंकि बात यह संसाधन वहीं पे पाए गए, उनके घरों में पाए गए हैं। अब सरकार वहाँ पे उनके घरों में संसाधन पाए गए हैं, कहीं और से किसी व्यक्ति को उठा के लाती है और कहती है आप इनके संसाधनों का दोहन करो, तो कितना बुरा लगेगा। तो इस तरह के प्रावधान हमारे यहाँ पे संविधान में बनाए गए हैं। अब उनका लाभ कितना मिल पाता है ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो व्यक्ति किस तरह से इन लाभों के, इन अधिकारों के लिए लड़ता है, इन अधिकारों पर दावा करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सहभागिता। अब यहाँ पे बताया गया है कि कहानी बताई गई है कि आपसे कई बार कहा जाता है आपकी भलाई के लिए आपके माता पिता, शिक्षक की बात मानने जैसी चीज़ें करनी ही चाहिए। ठीक है, अब भलाई की बात तो हो रही है, अब भलाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे की बात भी तो मानी जाए। अरे आप माता पिता, शिक्षक बच्चे की भलाई की बात कर रहे हैं कि भाई इन सबको हमारी बच्चे की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे से तो एक बार पूछा जाए कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो। तो यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, यानी कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच अंतर यही होता है कि भाई हम विचार विमर्श सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए से होता है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में बात तो ये सब कही जाती हैं और बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, कहने में, लेकिन हकीकत इनसे बहुत कोसों दूर होती है। समझ रहे होंगे आप कि यानी लोकतंत्र, तानाशाही सब कुछ खा जाता है। लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है, लोकतंत्र अन्य देशों में भी है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में आप देख रहे होंगे कि परिवारवाद, ठीक है, भाई भतीजावाद, ये सब चलता है। ये बात आपने देखी होगी कि भाई फलाने जी सीएम साहब हैं, उनके भतीजे को टेंडर मिल गया, उनके भतीजे फलानी खनन के मालिक बन गए। ठीक है, ये सब देखते होंगे आप। तो यहाँ पर ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, कभी कभी वास्तव में हकीकत से हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हकीकत यही है, किताबों में पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी अगर आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे जितने ये टेंडर उठाए जाते हैं, जितने खनन वाले टेंडर उठाए जाते हैं, इन सब का लाभ वही जो राजनीतिक विचारधारा के समर्थक होते हैं वो उठा ले जाते हैं। आम आदमी को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। हकीकत यही बनी हुई है। यानी तमाम योजनाएं परियोजनाएं हम बनाते हैं, हम ये कहते तो हैं कि इनमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब कहा गया है कि लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आम बेहतरी हासिल करना है।
तो यहाँ पर सबकी बेहतरी किस में है, इसका निर्धारण कैसे हो? तो यहाँ पर कहा गया है लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है। यानी कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस बात के लिए लोग निर्णय लेंगे। लोग उस अकॉर्डिंग वोटिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ पर आपको जो है सड़क कहाँ बनाना चाहिए, बस या मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनाना चाहिए, तमाम परियोजनाओं की स्थापना, यानी लोग डिमांड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लोग डिमांड करते हैं और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ती है। यानी लोकतंत्र में कुछ ना कुछ एक चीज़ ये अच्छाई ये है कि लोगों की बात सुनी तो जाती है, चाहे देर सवेर सुनी जाए, लेकिन हाँ अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो लोग क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन है। यानी ऑप्शन यही है कि अगले 5 सालों के बाद उठा के पटक देंगे, सीधी सीधी भाषा में उठा के पटक देंगे, यानी कि हम सरकार चेंज कर देंगे। यानी लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो लोग आपको सत्ता से उठाकर बिल्कुल फेंक देंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पोर्शन लोगों को सुनना पड़ता है, सरकारों को सुनना पड़ता है। तो लोग ये मांग उठाते हैं कि भाई कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब वही है कि किसी गांव को चेक डैम की जरूरत है या नहीं है, इंटरकेट, तो ये लोगों के द्वारा ये किए जाने चाहिए फैसले। लोकतंत्र में मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों का विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित है, ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विकास की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए। केंद्रीकृत का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय ना ले, सभी व्यक्तियों से पूछा जाए कि भाई आपकी राय क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। यानी इनका रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कैसे हो, केवल केंद्रीकृत रूप से कोई व्यक्ति अगर सोचेगा, हो सकता है उसका एक तरफा पक्ष देख ले, और विकेंद्रीकृत पद्धति होगी तो सब लोगों को सोचने का मौका मिलेगा कि कैसे कैसे हम संसाधनों का उचित पूर्ण ढंग से दोहन कर पाएं या उनका प्रयोग कर पाएं, ठीक है। ये बातें बताई गई। यानी कि लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट ये है, लोकतांत्रिक पद्धति होगी तो लोग सोच पाएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये सब नर्मदा घाटी वाले हैं, ठीक है। तो नर्मदा यानी कि ये गांव बचाने वाले ये सब आप पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। विकास और जीवन शैली, देखिए विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण की नुकसान पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। यानी कि ये बार बार ये कहता है कि हम इनसे दूर होना चाहिए, ये सब नुकसान पहुंचाने वाले। लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो यानी कि फोनों की संख्या में, अत्याधुनिक हथियारों वगैरह में, तो ये सब इन सब में इन्हें विकास को नाप रहे हैं। ये लोगों के जीवन की गुणवत्ता में के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकास का मॉडल हमेशा जीवन की गुणवत्ता में नापा जाना चाहिए, प्रसन्नता में नापा जाना चाहिए, इन सब में नापा जाना चाहिए। यानी कि जो विकास के पैमाने हैं उन विकास के पैमानों में हमारी तकनीकी अच्छी बात है, तकनीकी दौड़ आगे बढ़े, लेकिन लोगों को साथ लेकर चले। ऐसा ना हो तकनीकी का एक पक्ष देख लें, पर्यावरण का ध्यान न रखें और लोगों को कुछ समय बाद दिक्कतें होने लगें, ये बिल्कुल ना हो। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे वर्षा जल संचयन की तकनीक लोगों को मुहैया बताई जाए, जैव गैस संयंत्र लगाए जाएं, छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाएं लगाई जाएं। इनसे क्या हुआ, लोगों को लाभ भी मिलेगा और बड़ी संख्या में जो संसाधनों का जो हमारे संसाधन खराब हो रहे हैं वो संसाधन भी खराब नहीं होंगे। क्योंकि बड़ी बहुत सी परियोजनाएं लगाने में क्या होता है कि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जमीन जलमग्न हो जाती है। छोटी परियोजनाएं होंगी, निवेश कम आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट कम आएगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा, लोगों की जमीन वगैरह बची रहेगी। तो इन सब की यहाँ पर बात कही गई है। यानी बड़े बांधों के विरोधियों ने यही बात कहा है, छोटे बांधों की वकालत की है, कम निवेश भी लगेगा और विस्थापन भी यहाँ पे मामूली होगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो ये सब बात कही गई है। अब वो बात अलग है कि कितनी बात मानी जाती है कितनी नहीं मानी जाती है, ये सब बातें यहाँ कही गई हैं। तो यहाँ पर जीवन स्तर के बारे में भी कहा गया है कि जीवन स्तर को सुधारा कैसे जा सकता है, कि लोगों से कहना होगा कि आपको नवीकरण, जिन संसाधनों का नवीकरण नहीं हो सकता, यानी जिन्हें एक बार खर्च करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा, उनका प्रयोग कम किया जाए। लेकिन ये एक बहुत पेचीदा मामला निकल के आता है। पेचीदा क्यों निकल के आता है, अब देखिए एग्जाम्पल मैं लूंगा आपको, और एग्जाम्पल अभी रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे बड़ी फेमस एक बाइक है बुलेट, ठीक है, यानी रॉयल एनफील्ड, बड़ा बड़ा लोगों के बीच जुबान पे चढ़ी हुई है, कहा जाए शान का प्रतीक है। मैं तो अपने मोहल्ले में देखता हूँ कि लगभग ऐसा कोई घर नहीं होगा कि एक लेके आया दो लेके आए, कि हर किसी घर में हर दूसरा घर छोड़ के रॉयल एनफील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। भाई लोगों का प्रतीक है। अब लोग इसको विकास से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड का अगर आप माइलेज वगैरह देखें, जो उसकी खपत हो रही है, उसमें तेल की खपत हो रही है, तो आप देखेंगे वही एवरेज देती है 15 से 20, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 15 से 20 किलोमीटर जाती है। ये बात सबको पता है। वहीं आप एक लाइट वेट 100 सीसी इंजन या 1200 सीसी इंजन की बाइक लेते हैं तो वो 1 लीटर पेट्रोल में जो है, यानी 1 लीटर पेट्रोल वहाँ पे डलवाने पे वो 60 से 65 का एवरेज दे रही है।
यानी कि पर्यावरण की लगभग हम कह सकते हैं कि भाई जो बाइक अच्छा माइलेज दे रही है, अच्छा एवरेज दे रही है, वो बाइक पर्यावरण की हितैषी भी मानी जाएगी। लेकिन जो बाइक जो है बहुत कम एवरेज दे रही है, वो हमारी हितैषी तो हो सकती है। हम अपना ठप्पा लगा सकते हैं भाई हमारे पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है, लेकिन वो हम उसके जरिए हम विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों को ये मान तो सकते हैं कि भाई बाइक रखना, रॉयल एनफील्ड रखना बड़ी शान का प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शान का प्रतीक ही हमारे लिए पर्यावरण का जी का जंजाल बन जाता है, पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जी का जंजाल बन जाता है। और मैं ये देखता भी हूँ अक्सर तमाम पर्यावरणविद, तमाम जो लोग जो बात वकालत करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब वो निकलते नहीं है रॉयल एनफील्ड बाइक, तो बड़ा हंसी आती है कि जो लोग बड़ी वकालत कर रहे थे कि भाई तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब वो मोटरसाइकिल वही चलाएंगे कौन सी जो कि 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 20 किलोमीटर चल के जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन सब में कटौती करना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि अगर इनमें कटौती करने के लिए लोगों को बोल देंगे तो लोग ये समझेंगे कि हमारा जीवन स्तर निम्न करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में एक दिमागी सोच है ये। यानी लोगों की एक अवस्था है, दिमागी अवस्था है, लोगों को ये सब चीज़ें दिमाग से निकालनी होंगी कि भाई ये निम्न सोच नहीं है। देखिए मैंने आपको फिर से बताया था जापान के बारे में, जापान आगे क्यों बढ़ रहा है, जापान का मैं कहानी बताता हूँ जापान की। जापान आगे क्यों बढ़ रहा है, जापान अब क्यों तरक्की की राह पर, और जापान इन सब चीज़ों से कैसे निपट रहा है, उसका रीजन है। देखिए जापान के बारे में मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल एक पढ़ा था, और उस आर्टिकल को पढ़कर उस आर्टिकल में जो कहानी थी वो कहानी मैं बताता हूँ। जापान के बारे में वहाँ पे लिखा था, वहाँ के एक अच्छे खासे चिंतक थे जिनका आर्टिकल था, उन्होंने लिखा था कि विकसित देश होने का मतलब ये नहीं है, विकसित देश होने का मतलब ये नहीं है कि सभी के पास कारें हों। समझने वाली बात है कि विकसित देश होने का मतलब ये नहीं है कि देश के हर व्यक्ति के पास कार हों। विकसित देश होने का मतलब ये है कि वहाँ का हर व्यक्ति जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करता हो। मतलब यानी आप बड़ा यहाँ पे गहन अर्थ है, गहन अर्थ ये है कि भाई ये मतलब नहीं है, विकास का अर्थ ये नहीं है हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक हो। विकास का अर्थ ये है कि आप गवर्नमेंट से कहें कि आप ऐसे उपक्रम चलाएं, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन चलाएं जिसमें कि कम खर्चा आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकें, जिससे हमारा पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुँचे और लोगों की लागत भी कम आए। वास्तव में वही देश विकसित बन सकता है। ये गलत नहीं है, ये बात हकीकत है। यानी ये लोग हम लोग सोच लेते हैं अपनी मेंटलिटी में कि भाई हम अगर पैसा होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, ये हमारी विकसित होने का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, ये हमारा विकसित होने का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। ये लाइन मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ी थी और आज भी मुझे अच्छे से याद है। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि जापान आगे क्यों बढ़ा है, जापान के बढ़ने का रीजन यही है। एक और फैक्ट बताता हूँ जापान के बारे में कि भाई जापान तरक्की क्यों कर रहा है। जापान के बारे में फैक्ट ये है, हमारे यहाँ एक चीज़ सुनी होगी कि किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ता है, हमारे यहाँ जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग उसका प्रयोग ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके यहाँ प्याज है, प्याज का मतलब आप जानते हो खाने में इस्तेमाल होता है प्याज। हमने देखा है कि कभी कभी प्याज जो है, प्याज की कीमत 100 रुपये किलोग्राम तक पहुँच जाती है। ठीक है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच जाती है, लेकिन लोग प्याज खाना कम नहीं करते हैं, लोग और खाते हैं। नहीं, अब तो प्याज खाना ही खाना है, बड़ा शान का प्रतीक हो गया, 100 रुपये किलो वाला प्याज है तो शान का प्रतीक है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसी सोच है। लेकिन जापान की सोच पता है कैसी है, जापान में किसी चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, नहीं यूज ही नहीं करेंगे। मजबूरी में सरकार को, मजबूरी में जो बिचौलिए हैं, मजबूरी में जो स्टॉक, जो दुकानों में स्टॉक करके रखें, मजबूरी में कीमतें नीचे लेके आनी पड़ती हैं। तो ये अंतर है। वास्तव में हम जो है विकसित या फिर हम अपना विकास तभी कर सकते हैं, अपनी हम सोच में भी परिवर्तन लाएं। और हमारी सोच अगर यही बनी रही कि भाई सरकार सब करेगी, सरकार सब नहीं करेगी, कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। यही रीजन है कि जापान आज तरक्की कर रहा है, छोटा सा देश होने के बावजूद भी जापान सभी को टक्कर दे रहा है, आर्थिक विकास की दौड़ में भी हमसे आगे है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पर डेवलप्ड हैं, लोगों की मानसिकता डेवलप्ड है। हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता आपने देख ली, मैंने बता दी। रॉयल एनफील्ड आप देख लीजिए, घर घर में आपको मिल जाएंगी आज की डेट में, एक शान का प्रतीक बन गया है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है हम कितना कमा पा रहे हैं, उन्हें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि कितनी पेट्रोल हमारे पिताजी की खर्च हो रही है इसमें, नहीं, चलेंगे तो रॉयल एनफील्ड पर ही। तो ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये आप जो बार बार बात करते हैं कि भाई विकास के पैमाने में बहुत नुकसान हो रहा है पर्यावरण की, पर्यावरण बचाना चाहिए, तो आप पर्यावरण ऐसे बचा नहीं रहे हैं, पर्यावरण का दोहन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। और ऐसे ही यहाँ पे विकास का बताया गया है मॉडल के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड में लाके जो बात इन्होंने खत्म की है, बात वहीं आप पर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनता, जनता जनार्दन किस तरह से विकास का नमूना या विकास की सोच अपने आप में उतार रही है, अपने जीवन में अपना रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि लोग जब लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है तो लोग छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कोई सही, यानी कि जिससे लोगों को फायदा होता है वो छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो फैक्ट्रियों के मालिक हों, उद्योग धंधों वाले मालिक हों, सबको यही चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये सोच हमें त्यागनी होगी, तो वास्तव में तभी हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे।
समझे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और कुछ थोड़ा इर्द गिर्द इधर उधर से भी पढ़ लिया कीजिए। मेरा मानना ये है, इधर उधर से पढ़ने से ये होता है आपका चिंतन, सोचने समझने की क्षमता, इसका भी विकास होता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी सेकंड बुक यानी बुक सेकंड आपकी जो है वो लाई जाएगी। वहाँ पर भी कुछ नहीं है, वहाँ पर केवल चिंतन किया गया है, वहाँ पर भी चिंतन के रूप में सोचा गया है। क्लास 12th में आकर यानी क्लास 12th की जो पॉलिटी है वहाँ पर आपको जो है फैक्ट देखने को मिलेंगे। उसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं। क्लास 11th की दोनों बुक में इतनी फैक्ट नहीं है। क्लास 12th वाली जो पॉलिटी आएगी तो 12th की पॉलिटी में आपको फैक्ट काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट जो भी क्वेरीज वगैरह हो कमेंट में हमें बताइए, और आई होप आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।